हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। हमारा क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे और हिस्ट्री में हमारे फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर की बात करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान में रख रहे हैं। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर वाइज वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे आपको एडवांटेज मिल रहे हैं। एक तो आपका वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है और यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में करें तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, और आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उनका भी एक मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए। तो यहाँ पर आप अगर रिवीजन के पर्पज से हो तो आप यहाँ पर बहुत सही जगह पर हो। बहुत अच्छी तरीके से आप 20 to 25 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हो। यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा कंटेंट है इस चैप्टर का। यहाँ पे फ्रांस की भी बात है, यहाँ पे जर्मनी भी है, इटली भी है, ब्रिटेन भी है और बाल्कन भी है। तो ये कहानी है जिनको हमें जोड़ना होता है, तो लंबी चौड़ी हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए इनको आपस में कनेक्ट करना और कनेक्ट करने के बाद उनको समझना। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कनेक्ट किया था, स्टोरीज को समझ में नहीं आया, तो भी हम यहाँ पे इस वन शॉर्ट वीडियो में इसको समझेंगे। जिसको अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं मुझे डीप स्टडी करनी है, तो हम इस चैप्टर को डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको लगभग 1 घंटे के आसपास टाइम लगेगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाइए और उस वीडियो को आप डिटेल में भी देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें हम बात करेंगे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन से बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या सर ये कर लें काफ़ी रहेगा। 100% आप श्योर रहिए, आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए। आपको इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 मार्क्स के लिए आप थोड़ा सा अपनी हेल्प बुक में या थोड़ा और अगर देखना चाहें तो आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा सकते हो। अदरवाइज आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये श्योर रहेंगे और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आते रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके इस चैप्टर से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ही वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ओके। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता है, व्हेन डिड द वेना पैक्ट और द कांग्रेस टेक प्लेस। वेना कांग्रेस या वेना संधि कब हुई थी? तो ये 1815 में होती है। कब हुई थी? आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द वाटरलू, जो उनकी लास्ट लड़ाई थी वाटरलू के युद्ध में हार होती है नेपोलियन की। उसके बाद नेपोलियन के द्वारा विजित किए गए प्रदेशों की बंदरबांट के लिए और फ्रांस का क्या किया जाए उसको डिस्कस करने के लिए 1815 में वियना में एक कांग्रेस होती है। कांग्रेस लाइक दैट ऑफ एक मीटिंग कह सकते हैं, अधिवेशन हो सकता है, जहां पर कांग्रेस पैक्ट के ऊपर साइन होते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से वो है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा? हु सेड दीज वर्ड्स, ये हमें बताना है। सो इट वाज सेड बाय द ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जो थे ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ दैट टाइम। नेपोलियन के बाद उस वक्त पूरे यूरोप का सबसे पावरफुल लीडर था। तो उन्होंने ये कहा था। उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट भी। उन्होंने जो मेजनी है, जिनको हिंदी में मैथ्सनी आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया, उनके बारे में कहा था कि पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो मैथ्सनी या फिर मेजनी है। ये भी उन्हीं का ही स्टेटमेंट था। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड। कॉन्स्टेंटिनोपल ये क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। अब ये कुस्तुनतुनिया क्या है? इस्तांबुल नाम सुना होगा आपने, इस्तांबुल मिशन, इस्तांबुल एक मूवी भी आई है। तो ये जो इस्तांबुल शहर है उसी का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया, हिंदी में बोलते हैं। ओके। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके। तो ये संधि जो पैक्ट ट्रीटी थी कब हुई? इट वाज साइंड इन 1832। इसी संधि के तहत, इसी फैक्ट के तहत जो ग्रीस है, जिसको हिंदी में हम यूनान बोलते हैं, उसको आज़ादी दी गई थी। ओके। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन बनता है हमारा 1 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है व्हाट वाज जोल्वेरिन।
जॉल्वेरिन क्या था? सो जॉल्वेरिन या जोल्वराइन, इसको दोनों ही प्रोनाउंसिएशन रहेगी, जॉल्वेरिन या फिर जोल्वराइन क्या था? सो इट वाज अ जर्मन कस्टम यूनियन, एक जर्मन शुल्क संघ था जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1834 में, यानी कि 1834 में इसको बनाया गया था। और इसका मेन जो फंक्शन या ऑब्जेक्टिव या एम था वो था टू यूनाइट द जर्मन स्टेट्स इकोनॉमिकली टू, यानी कि जर्मनी के जो भी स्टेट्स थे उनको इकोनॉमिकली कनेक्ट करना था, सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म, कि उनमें एक होने की फीलिंग आए, राष्ट्रवाद का विकास हो, उसके लिए। तो इस जर्मन कस्टम यूनियन ने वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस थे उनको रिड्यूस करके उनकी संख्या 2 कर दी थी। ओके, तो ये जर्मन कस्टम यूनियन था, इतना कर लीजिए क्योंकि ये 1 मार्क्स में बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। 6 जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? उदारवाद क्या होता है ये हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक लिबरलिज्म यानी कि लिबरल्स की रेवोल्यूशन की भी बात की गई इस चैप्टर में। लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल और द मोरल फिलोसफी बेस्ड ऑन द फ्रीडम, कंसेंट ऑफ द गवर्नड एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म क्या है? एक राजनीतिक या नैतिक दर्शन है, एक विचारधारा है। ओके, जो किस में विश्वास करते हैं? ये स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि नागरिकों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए। ये शासित की सहमति यानी लोगों की सहमति से सरकार चलनी चाहिए, उसमें विश्वास रखते हैं। और ये कानून के समक्ष समानता में विश्वास रखते हैं। अगर ये आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो कि लिबरलिज्म वाज एन आइडियोलॉजी और ए फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी थी या फिर एक फिलोसफी थी। एंड दे बिलीव्ड इन फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, यानी कि सब लोगों के कानून एक जैसा होना चाहिए। दे बिलीव्ड इन द फ्रीडम, वो फ्रीडम में विश्वास रखते थे। द पीपल शुड हैव सम टाइप ऑफ फ्रीडम, कुछ उनके पास आज़ादी होनी चाहिए। और थर्ड थी दैट द रूल ऑफ द पीपल, कि लोगों के अकॉर्डिंग शासन सरकार चलनी चाहिए, तो उसमें विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों को लिबरल्स कहा जाता था। जो मिडिल क्लास थे यूरोप में वो लिबरल्स थे। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है 1 मार्क्स में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादातर जो क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो टर्म पूछी जाती है। ओके, जैसे लिबरलिज्म हो गया, जोल्वराइन हो गया, या एब्सोल्यूटिज्म क्या है। ओके, अरिस्टोक्रेसी इसको कह सकते हैं। तो जो निरंकुशवाद हिंदी में कहेंगे, निरंकुशवाद क्या है? तो एब्सोल्यूटिज्म इज ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिस्टम है, ये एक प्रकार की सरकार, ये सरकार का सिस्टम है। दैट हैज नो कंट्रोल ओवर पावर, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना हिंदी में, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो। यानी निरंकुश एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कानून का अंकुश नहीं होता। तो वो जो डिक्टेटर होते थे, जो राजा होते थे राजतंत्र में, वो सभी क्या थे? वो उनका शासन निरंकुश शासन कहलाता था। ओके, 8th जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूटोपिया? ये यूटोपिया क्या है? ये आपके फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस किया गया, एक टर्म दी गई। यूटोपिया क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं कल्पनादर्श। कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं? सो यूटोपिया इज ए फैंटेसी ऑफ ए सोसाइटी, एक कल्पना है सोसाइटी की। ओके, एक ऐसे समाज की कल्पना है दैट इज सो आइडियल दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रियलाइज। वो इतना आइडियल है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसको यूटोपिया बोला गया। यूटोपिया हिंदी में बोलेंगे कल्पनादर्श। सो कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है, इतना आइडियल है कि उसका साकार होना, प्रैक्टिकल लाइफ में होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। जैसा कि फ्रेडरिक सोर्यू है, उन्होंने विजुलाइज किया था एक ऐसे नेशन को, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये टर्म यूज की गई, यूटोपिया क्या है। उसके बाद 9th जो हमारा क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, व्हाट डज रेफरेंडम मीन? लास्ट ईयर के अगर आप एग्जाम देखोगे या लास्ट टू लास्ट ईयर के एग्जाम देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। व्हाट डज रेफरेंडम मीन? जनमत संग्रह क्या होता है? द रेफरेंडम इज ए डायरेक्ट वोट थ्रू विच ऑल द पीपल इन ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए रेजुलेशन। रेफरेंडम क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि इस ऑफर को, इस रेजुलेशन को या तो एक्सेप्ट कीजिए या फिर रिजेक्ट कीजिए, यानी कि यस या नो पूछा जाता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर की, पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो ब्रिटेन में रेफरेंडम हुआ था। एंड रेफरेंडम इस बात को लेकर हुआ था कि यूरोपियन यूनियन का हमें पार्ट रहना या नहीं रहना है, यस या नो पूछा गया था। तो जब जनता की राय जानी जाती है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उसे
हम रेफरेंडम बोलते हैं, जनमत संग्रह। सो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ओके, तो उसे बोलते हैं रेफरेंडम, जनमत संग्रह। जन मतलब लोग और मतलब उनकी राय का जानना। ओके, 10th जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स में इस चैप्टर से, राइट द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मीनिंग क्या है ये हमें बताना है। नारीवाद क्या होता है ये बताना कि फेमिनिज्म या नारीवाद है क्या। फेमिनिज्म इज द बिलीफ दैट वीमेन शुड हैव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी विद द मैन। नारीवाद एक विचारधारा है जो पुरुष और महिला की समानता में विश्वास रखती है। सो फेमिनिज्म मीन्स फेमिनिज्म इज ए आइडियोलॉजी दैट बिलीव दैट वीमेन शुड हैव द इक्वल राइट्स एज लाइक दैट ऑफ ए मैन, यानी कि वीमेन के पास भी एक समान अधिकार होने चाहिए। इसे नारीवाद बोला जाता है। ओके, और जो नारीवाद का समर्थन करते हैं उनको फेमिनिस्ट बोला जाता है। ओके, नारीवाद आंदोलन को जो समर्थन करते हैं उनको नारीवादी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे फेमिनिस्ट, कि दैट पर्सन इज फेमिनिस्ट बिकॉज ही बिलीव्स दैट वीमेन एंड द मेन शुड हैव द इक्वल राइट्स। ओके, तो नारीवाद ये आंदोलन हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, और जो सपोर्ट करते हैं उनको हम फेमिनिस्ट बोलेंगे। फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, नारीवाद और नारीवादी। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था जो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 11th क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट बनता है, हु एस्टेब्लिश्ड यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये यंग इटली और यंग यूरोप क्या थे? दीज वर द सीक्रेट सोसाइटीज थी, गुप्त संगठन थे। सो दीज यंग इटली एंड यंग यूरोप संगठन है, इनकी स्थापना किसने की? ये मैजिनी ने की थी, जिसको हम हिंदी में मैथ्सनी बोल सकते हैं। आप मैजिनी लिखना चाहो तो मैजिनी भी मेंशन कर सकते हो। 11th जो क्वेश्चन बनता है, 12th क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट बनता है, हु वर मारियान एंड जर्मेनिया। मारियान और जर्मेनिया कौन थे ये हमें बताना है, मारियान और जर्मेनिया के बारे में। सो मारियान एंड जर्मेनिया वर द फीमेल एल्ग्रीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के महिला रूपक थे, जैसे भारत में भारत माता थी। ओके, दैट वाज ए फीमेल एल्ग्री ऑफ इंडिया। वैसे ही मारियान फ्रांस से रिलेटेड थी और जर्मेनिया जर्मनी से रिलेटेड थी, यानी कि उनको रिप्रेजेंट किया गया था। उनको एक तरीके से जर्मनी को, जर्मनी की तरह जर्मेनिया को, यानी कि जैसे भारत में भारत माता की तरह भारत को दिखाया गया था, वैसे जर्मनी को जर्मनी की तरह, जो जर्मेनिया की तरह पोर्ट्रेट किया गया था। ओके, दे स्टूड एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द रिपब्लिक एंड लिबर्टी की ये प्रतीक थे, यानी कि ये गणराज्य के प्रतीक थे। गणराज्य क्या होता है? जहां पर जो देश का मुखिया होता है वो चुना जाता है, और लिबर्टी मतलब आज़ादी के प्रतीक थे। सो मारियान और जर्मेनिया जर्मेनिया फ्रांस और जर्मनी के नारी रूपक थे, वे गणराज्य और लिबर्टी के प्रतीक थी। ओके, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग से पूछा जा सकता है। मारियान थी वो फ्रांस से रिलेटेड थी, और जबकि जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी में नारी रूपक था, या नारी रूप में देश का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए जो 1 मार्क्स में टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो आपके कंटिन्यूस रिपीट होते रहे। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके साथ या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ कवर होने वाले हैं, तो इसलिए अलग से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, या ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कब हुआ, या फिर लाइक दैट ऑफ ए कि गैरीबाल्डी कौन था, मेजनी कौन था, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस उनके साथ कवर होंगे, तो वो अलग से हमें रिवाइज नहीं करने हैं। उसके बाद हम सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट बनता है, वो है राइट अ नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर एक नोट लिखना है। यूनान वॉज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर था, उसका एक पार्ट था। एंड 1821 के आसपास यहाँ पर इंडिपेंडेंस का वॉर है वो शुरू होता है। पीपल वांटेड, दे हैड ए डिमांड ऑफ द इंडिपेंडेंट ग्रीस। इंडिपेंडेंट ग्रीस की उनकी डिमांड थी। दैट कंटिन्यू टिल 1832 तक ये कंटिन्यू रहता है। उस वॉर में इवन द जो कह सकते हैं राइटर्स थे, पोइट्स थे, या इंटेलेक्चुअल क्लास कह सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास और फिलोसफर थे, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। उन्होंने उस आंदोलन में, चाहे वो किसी भी कंट्री से, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, कंट्रीब्यूट किया था। ओके, 1832 में फाइनली जो कुस्तुनतुनिया की संधि थी, जिसके ऊपर हमने बात की थी, उसके तहत यूनान को आज़ादी मिलती है। तो आपको 3 या 4 पॉइंट्स करने हैं कि ये पहले किसका पार्ट था। ये पहले ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 से
यहाँ पर आज़ादी के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है, जो एक लंबा संघर्ष चलता है जिसमें यूरोप के कवि और साहित्यकार या दार्शनिक उन्होंने अपना योगदान दिया, और 1832 में फाइनली कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये 3 या 4 पॉइंट आप इसके लिखोगे, मेंशन करोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको आपको तैयार करना है 3 और 4 पॉइंट्स, दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट मैज़नी। हिंदी में बोलते हैं मैथ्सनी या मैज़नी भी आप लिख सकते हो। मैथ्सनी कौन था, क्या जानते हो? सो मैज़नी वॉज ए रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी थी मैज़नी, एंड ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन के लिए पहला जो अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था, कोशिश की थी, वो इसी मैज़नी ने की थी। एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज, यंग यूरोप एंड यंग इटली, 2 सीक्रेट सोसाइटी भी एस्टेब्लिश की थी। ऑल्दो ही वॉज नॉट, ही डिडंट गेट द सक्सेस इन हिज एम, अपने एम में उसे सफलता नहीं मिलती है, बट ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंस्पायर द अदर पीपल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यानी कि इटली के एकीकरण के लिए बाकी लोगों को इंस्पायर जरूर किया था उन्होंने। ओके, तो मैज़नी के बारे में आपको लिखना है। 3 और 4 पॉइंट्स आपके इनफ रहेंगे, यानी कि कौन था, रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, और क्या रोल था कि उसने पहला योगदान यानी पहला प्रयास किया था इटली के एकीकरण का, और क्या किया था, इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कौन सी, यंग यूरोप और यंग इटली। क्या वो सफल रहा? नहीं, सफल नहीं रहा। फिर क्या योगदान था? ही इंस्पायर्ड द पीपल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इंस्पायर किया था। तो इतना काफ़ी रहेगा, इतना अगर आप लिख दोगे तो। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनता है, थर्ड क्वेश्चन इज राइट एन नोट ऑन ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में हमें नोट लिखना है। सो बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया। पर्शिया जो जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़े थे, उनमें सबसे पावरफुल जो टुकड़ा था वो पर्शिया था। ओके, पर्शिया, हिंदी में उसको पर्शा लिखा जाता है। सो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्शिया एंड ही प्लेड द की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन में की रोल इसी ने प्ले किया था। ही फोर्ट अंडर हिज लीडरशिप जर्मनी और द पर्शिया फोर्ट 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स। 7 सालों में 3 युद्ध लड़े थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ और डेनमार्क के खिलाफ। एंड फाइनली द यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन 1871 में कंप्लीट हुई थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज ऑफ द बिस्मार्क। बिस्मार्क का रोल था जिन्होंने लो और रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि आराम से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तो ये बिस्मार्क के बारे में आप लिखने वाले हो। फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैरीबाल्डी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गैरीबाल्डी कौन थे? गैरीबाल्डी वाज ए रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी थे, एंड ही ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ही एस्टेब्लिश्ड रेड शर्ट, एक आर्मी है वो बनाते हैं, ये लाल कुर्ती आर्मी है, उसका गठन करते हैं जिसमें किसान वगैरह शामिल होते हैं। एंड सिंगल हैंडेडली ही यूनाइटेड द नॉर्थ इटली विद द साउथ इटली। जो साउथ इटली का लोम्बार्डी आता है, सिसिली आता है, उन सभी को कैप्चर किया था गैरीबाल्डी और उनकी रेड शर्ट आर्मी ने। ओके, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे कि ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी था और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसके लिए ही एस्टेब्लिश और सेटअप आर्मी, एन आर्मी वॉलेंटियर्स की एक आर्मी सेटअप की थी नेम्ड रेड शर्ट। एंड ही लेड द एक्सपेंडिचर्स टुवर्ड्स द साउथ। साउथ की तरफ जो अभियान था उसको उन्होंने लीड किया था। एंड ही इनकॉर्पोरेटेड लोम्बार्डी एंड सिसिली विद द नॉर्थ इटली। इटली नॉर्थ इटली उसके साथ उन्होंने जबरदस्ती उन भागों को मिलाया था। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ही वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन who played very important role in the unification of Italy। तो ये सब कुछ लिखना है, छोटी छोटी पॉइंट्स लिखने हैं आपको। उसके बाद फिफ्थ जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है राइट द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804। ये आपका अदर वे से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि उनके प्रशासनिक सुधार क्या थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक ही चीज़ रहेगी, नेपोलियन के 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं लिखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आप कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नेपोलियन के 1804 की नागरिक संहिता क्या थी, कि उन्होंने कुछ लाइक दैट ऑफ ए संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ऐसा कुछ लागू किया था। तो उसमें कुछ चीज़ें हटा दी थी, कुछ लागू की थी। हटा क्या दी थी कि अबोलिश द बर्थ बेस्ड राइट्स, जन्म पर आधारित जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए उसने। ही अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया उसने। ओके, 2 चीज़ों को खत्म किया। इंट्रोड्यूस क्या किया? ही इंट्रोड्यूस द वन नेशन वन लॉ, एक देश के लिए एक कानून, यानी कि पूरे देश में एक जैसे कानून लागू किए।
ही इंट्रोड्यूस द वन नेशन वन मेजरमेंट, यानी एक देश के लिए एक जैसे मापतोल के पैमाने लागू किए। ही इंट्रोड्यूस द वन करेंसी फॉर द इंटायर नेशन, एक करेंसी उसने इंट्रोड्यूस की पूरे देश के लिए। एंड ही ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ टैक्सेस, जो काफ़ी सारे टैक्सेस देने होते थे उनको रिड्यूस कर दिया गया। ही इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, यानी कि यूनिफॉर्म करेंसी इंट्रोड्यूस की, यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यूनिफॉर्म वहाँ पे टैक्स सिस्टम यानी कि एक जैसा कर लागू किया, एक जैसी करेंसी वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस की, एक जैसे मापतोल के पैमाने इंट्रोड्यूस किए। एंड इसके साथ साथ ही रिफॉर्म्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द ट्रेड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, उन सभी को उन्होंने रिफॉर्म किया। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे सेल फोन वगैरह ऐसा कुछ था। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब जैसे जो घोड़े के द्वारा या जो भी मैसेज दिया जाते थे उसका एक सिस्टम बनाया उन्होंने, ओके, लाइक दैट वे पोस्टल सिस्टम। तो ये सब कुछ सुधार किए थे। क्या क्या किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक तो जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, दूसरा जन्म पर आधारित जो बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स थे उनको खत्म कर दिया। इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म करेंसी फॉर द कंट्री, इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम, वेइंग एंड द मेजरमेंट सिस्टम फॉर द कंट्री, एक जैसे मापतोल के पैमाने लागू किए। एंड इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, एक जैसी कर प्रणाली लागू की। इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव किया। तो ये सब कुछ इम्प्रूव किया था, ओके। तो इनमें से आप 4-5 कर लोगे तो बहुत रहेगा। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द वीना कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1815 में ये होती है आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू में उनकी हार होती है। उसके बाद मेन एम था टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ फ्रांस आफ्टर द एंड ऑफ नेपोलियनिक एरा, नेपोलियनिक एरा के बाद कि फ्रांस का क्या किया जाए, उसके लिए ये मीटिंग होती है, ओके। एंड इट वाज हेड बाय द ड्यूक मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उसके हेड होते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताना है वीना कांग्रेस के बारे में, ओके। तो ये आपके रहेंगे 6 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि हम 6 के ऊपर आ गए हैं। तो काफ़ी आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है और आप श्योर है सकते हैं कि यही क्वेश्चंस अगर 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा सेगमेंट आता है जिसमें हमें थर्ड सेगमेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इजीली इनको याद रखो, आप प्रैक्टिस कर पाओ इन क्वेश्चंस की। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, या हिंदी में कहें तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ओके। तो उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिसके कारण कि उनमें एकता का भाव पैदा हो, उनमें राष्ट्रवाद का भाव पैदा हो, उनमें सामूहिकता का भाव पैदा हो, उनमें ये लगे कि हम सभी फ्रेंच सिटीजन हैं। तो पहला जो आप लिखोगे, इसमें पॉइंट्स लिखोगे, द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द आइडिया ऑफ सिटीजन। उन्होंने एक आइडिया दिया कि ये हमारा फादरलैंड है, जैसे हम कहते हैं भारत माता है, हम इसके नागरिक हैं, लाइक दैट ऑफ, ओके। किसके लिए? टू क्रिएट द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो पहली चीज तो ये आइडिया दिया। सेकंड, दे इंट्रोड्यूस द ट्राई कलर, एक नया ट्राई कलर था। पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड था, जो उनका फ्लैग था, उसकी जगह ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया। एंड पीपल फेल्ट इमोशनली अटैच टू द कंट्री एंड दैट फ्लैग, इमोशनली वो अटैच हुए। जैसे हम भारत माता की तस्वीर के बाद उससे पहले अगर बात करें तो हम जो तिरंगा था उससे अटैच हुए थे। तो वहां पर भी द रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस द ट्राई कलर एंड दैट प्रोवाइडेड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने किया, दे इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ, वन नेशन वन रूल, ये इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि पूरे देश में जब एक जैसे कानून हुए तो नेचुरली था कि उनमें एक सामूहिकता का भाव पैदा हुआ कि हम एक ही देश के हिस्से हैं। फोर्थ जो स्टेप उन्होंने उठाया था वो था द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक देश के लिए एक जैसी सरकार, ओके। ये कदम उठाया था, इससे भी लोगों को लगा कि हम एक ही देश के पार्ट है। नेक्स्ट जो स्टेप उन्होंने उठाया था, दे रीनेम्ड द जनरल, जो एस्टेट जनरल, टू एज ए नेशनल असेंबली। एस्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके साथ साथ दे प्रमोटेड फ्रेंच लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द लोकल डायलेक्ट्स जो थे, लोकल लैंग्वेज जो थी उनकी बजाय उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया ताकि लोगों को लगे कि हम सभी फ्रेंच बोलने वाले एक ही देश के पार्ट हैं। तो ऐसे कुछ कदम्स है जो पॉइंट्स में लिखोगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस में यहाँ पर थीम में तीन जो टॉपिक में डिस्कस किए गए वो तीनों ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, या फिर डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश यूनिफिकेशन। तो इन तीनों को अच्छे से आपको तैयार करना है। जैसे आप कॉमन पॉइंट से शुरुआत करोगे, द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एक लंबी प्रोसेस थी, तीनों की लंबी थी। एंड इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफ़ी जटिल थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तीनों की जटिल टेढ़ी मेढ़ी थी। थर्ड पॉइंट भी कॉमन रहेगा, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम, जैसे जर्मनी को बता रहे हो, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम इटली एंड ब्रिटेन, ब्रिटेन में लिखोगे इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम इटली एंड जर्मनी, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट्स कॉमन रहेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि हु प्लेड की रोल। जैसे जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस की बात करें, हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया थी जर्मनी के एकीकरण की। एंड इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, इतना ईजी नहीं था। एंड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम इटली एंड ब्रिटेन से काफ़ी अलग थी यहाँ की यूनिफिकेशन की प्रोसेस। दिस प्रोसेस वॉज लेड बाय पर्शिया है, उसके नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज मेड इन 1848। 1848 में पहली कोशिश की जाती है, ओके, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है उसमें। आफ्टर दैट बिस्मार्क प्लेड की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में की रोल प्ले करते हैं कौन? बिस्मार्क। एंड ही फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, यानी कि लो रक्त की नीति को अपनाते हैं। ही फॉट 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स, यानी कि 3 युद्ध लड़ते हैं 7 ईयर्स में अगेंस्ट फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। फाइनली द यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन 1871 में ये कंप्लीट हो जाती है। एंड केसर विलियम III बिकम द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी, जो यूनाइटेड जर्मनी थी उसके एम्परर बन जाते हैं, ओके। तो ये आपका हमें पॉइंट्स में लिखना है। कितने पॉइंट्स? 7 या 8 पॉइंट्स आपको, एटलीस्ट 8 पॉइंट्स आपको लिखना है। पहला पॉइंट हो गया इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सेकंड हो गया, इट वाज डिफरेंट थर्ड हो गया। उसके बाद ये कि पहला अटेम्प्ट कब किया गया बताना है। उसके बाद ये कि किसने लीड किया? पर्शिया ने लीड किया। उसके बाद आपको बताना है कि जो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, बिस्मार्क ने की रोल प्ले किया। 6th हो गया। 7th में क्या किया उसने? ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड, ये बताओगे। ही फॉट 3 वॉर्स इन द स्पेन ऑफ 7 ईयर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क, वो लड़े। और फाइनली कब कंप्लीट हुई? 1871 में। तो ये आपके 8-9 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स करने, लेकिन 5 मार्क्स में लिखोगे तो उनकी आप हेडिंग बनाओगे। उसके बाद सेकंड जो है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इटली। यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से शुरुआत करेंगे कि इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द जर्मनी एंड ब्रिटेन। एक्चुअली में डिफरेंट थी। इन द बिगनिंग द इटली वॉज डिवाइडेड टू द 7 पार्ट्स, 7 पार्ट में डिवाइडेड थे। एंड एक्सक्लूडिंग द पिडमांट सार्डिनिया को छोड़ दिया जाए, ऑल अदर पार्ट्स वर अंडर द फॉरेन रूलर्स, यानी कि विदेशी जो शासक थे उनके अंडर में थे। सो इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क था इटली के यूनिफिकेशन का। फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द मेजनी बट इट वॉज अनसक्सेसफुल वन। फर्स्ट अटेम्प्ट मेजनी ने किया था लेकिन वो कामयाब नहीं होते। आफ्टर दैट कावूर played very important role or key role in the unification of Italy. Who was Cavour? Cavour was the chief minister of Piedmont and Sardinia. जैसे बिस्मार्क था वैसा ही रोल कावूर का यहाँ पर था, ओके। गैरिबाल्डी टू प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गैरिबाल्डी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हमने तीनों पर्सन के बारे में बताएंगे, मेजनी, कावूर एंड गैरिबाल्डी, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद क्या हुआ? For that purpose, for the unification of the Italy, Piedmont Sardinia had to fight 2 war against Austria and France. दोनों के खिलाफ युद्ध लड़ने होते हैं। And finally, Garibaldi with the help of the Red Shirt Army incorporated Lombardy and Sicily with the northern Italy के साथ मिला दिया जाता है। And this process completed in 1861 and the king of Sardinia Piedmont, Victor Emmanuel, became the king of
इटली, यूनाइटेड इटली के किंग बन जाते हैं। तो ऐसे आप छोटे छोटे पॉइंट्स पे कहानी के तौर पे कि पहले क्या हुआ, 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था, मेजनी ने कोशिश की, उसके बाद गैरीबाल्डी और काउर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। काउर जो सार्डिनिया पिडमांट के चीफ मिनिस्टर थे, उसके लिए 2 युद्ध लड़े गए। फाइनल जो काम किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था, साउथ इटली को नॉर्थ इटली से मिला दिया था। 1861 में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और विक्टर एमुअल कांट है, विक्टर एमुअल जो है वो यहाँ के किंग बन जाते हैं। तो ये ऐसे आप इजी पॉइंट्स में लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन करोगे। जो 4th 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है वो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश यूनिफिकेशन। द ब्रिटिश यूनिफिकेशन वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट वॉज ए स्ट्रेंज प्रोसेस। स्ट्रेंज थी, स्ट्रेंज मतलब इसके लिए एक्चुअली में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, ओके इसलिए ये एक अजीब कहानी थी, अजीब दास्तां थी, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की अनोखी प्रक्रिया थी। पहला जो प्रयास होता है जब 1688 में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है एंड इंग्लैंड बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी संविधान होता है लेकिन राजा भी होते हैं, वो बन जाते हैं। उसके बाद 1707 में जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका गठन किया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन का। एंड कौन शामिल होते हैं, वेल्स एंड स्कॉटलैंड बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद 1801 में नॉर्दर्न आयरलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड फोर्सफुली, नॉर्दर्न आयरलैंड को जबरदस्ती उसमें शामिल कर लिया जाता है। इनके पहले तो कॉमन पॉइंट लिखोगे, फिर आपको 3 डेट करनी है। 1688 वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज in that year England became the constitutional monarchy. After that in 1707 they formed United Kingdom of they formed the Great Britain. Great Britain का गठन किया जाता है and Scotland and Wales became the part of the Great Britain. In 1801 Northern Ireland forcefully incorporated with the Great Britain में शामिल कर लिया जाता है and they formed United Kingdom of Great Britain, यानी कि यूके का गठन कर दिया जाता है। Okay, and after that they adopted the some common symbol just such as the Union Jack है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं and God Save Our Noble King उसको नेशनल एंथम डिक्लेयर कर देते हैं फॉर द कॉमन आइडेंटिटी पर्पस के लिए। तो ये अनोखी प्रक्रिया थी क्योंकि इसमें एक्चुअली में फोर्सफुली यहाँ भी हुआ था लेकिन कोई युद्ध नहीं होता। ओके तो ये आप मेंशन करोगे, कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने, माइंड में रखने की कैसे आप राइट करने वाले हो। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन, अगर मेरे से पूछा जाए कि क्वेश्चंस कौन सा आपका 5 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा तो ये है, व्हाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशन अमर्ज्ड इन बाल्कन्स, बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उपजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में, लास्ट का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है आपकी बुक का, इस चैप्टर का। तो बाल्कन क्या है, बाल्कन इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप का एक पार्ट है, ओके एंड इट कंप्राइज मॉडर्न डेज की बात करें, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, यूगोस्लाविया, इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे देश हैं वो इसके पार्ट है बाल्कन के। ओके बाल्कन कंट्रीज वर अंडर द ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे एंड बट इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर बिकम वीक एंड कोलैप्स्ड, कमजोर हो जाता है, ढह जाता है एंड ड्यू टू द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना थी, these countries declared themselves independent, खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया and they tried to occupy more and more area, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर कब्जा करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, this led to the series of wars, काफ़ी सारे युद्ध होने शुरू हो जाते हैं इन्हीं देशों में आपस में and the super powers of that time, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, they also become the part of this series of wars indirectly, यानी कि उन्होंने भी कुछ कुछ देशों को सपोर्ट किया, किसी ने कुछ को किया and this led to the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। ओके तो ये बाल्कन तनाव क्या था, सो बाल्कन इज ए रीजन इन द ईस्टर्न यूरोप एंड इट comprise the modern days countries such as the Romania, Bulgaria, Albania, Macedonia, यूगोस्लाविया एटसेट्रा, ये कंट्रीज इसमें आती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा। तीसरा ये बनेगा दैट दीज कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बट ऑटोमन एम्पायर बिकम वीक इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड फाइनली कोलैप्स्ड, ढह जाता है। सो दीज कंट्रीज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद को आज़ाद घोषित कर दिया इन्होंने। ओके एंड
ड्यू टू द नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण दे ट्राई टू एक्सपेंड देयर एरियाज, अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश की कि मौका है, कब्जा करने की कोशिश की। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स, उसके कारण आपस में बहुत सारे युद्ध होते हैं। ओके, बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं इन देशों में आपस में। एंड सुपर पावर कंट्रीज सच एज द ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दीज वॉर्स इनडायरेक्टली, यानी कि वो भी एक दूसरे देश को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली दीज टेंशंस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी के कारण पहला विश्व युद्ध होता है। तो इसको बोलते हैं हम बाल्कन टेंशन, बाल्कन तनाव। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करोगे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी चैप्टर्स के हमने पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। चैप्टर्स डिटेल में हम पूरी सोशल साइंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या फिर प्ले लिस्ट में जाइए। क्लास 10th हिस्ट्री हिंदी मीडियम, क्लास 10th हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, क्लास 10th इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ आप सर्च कर सकते हो। जो हमारी ये रिवीजन बैच है, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री हमारी 2 days में हो जाएगी, विद इन 10 days हमारी टोटल सोशल साइंस होने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा लाइक भी बनता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।